मेरे सभी दोस्तों को जय सिया राम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024। जी हाँ दोस्तों, आपके जो नए सेशन 2024-25 की जो बुक आई है उसके हम इस एक ही वीडियो में पाठ 1 से लेकर 5 तक, देखिए आपके जो सामाजिक विज्ञान की जो बुक है वे 3 भागों में विभाजित है। हम यहाँ पर इसके इतिहास के पाठ 1 से लेकर 5 तक, जी हाँ दोस्तों, पाठ आपका एक जो है प्रारंभिक कथन से लेकर जो आपका पाठ 5 है, पाठ 5 का नाम आपका क्या है? पाठ 5 का नाम है आपका यहाँ पर जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, है ना। पाठ 1 से लेकर 5 तक के देखिए सही प्रश्न के उत्तर हम देखिए इस तरह बढ़िया से उत्तर हम आपको दिखाने वाले हैं। पूरे आपको आंसर्स मिलने वाले हैं, तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको बिल्कुल यहाँ पर लिखते जाना है। और दोस्तों, आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो जाइए टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन करिए, है ना। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले इसका अध्याय एक का नाम है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका प्रश्न 1 हमें दिया है, ऊपर दिए गए चित्र सिंचाई के किस प्रौद्योगिकी का है? तो इसका आंसर आपको लिख देना है दोस्तों रेहेट, ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न 2 है हमारा, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अभिलेखागार में। प्रश्न 3 है, मध्य युग में आने वाला हो कहलाता था कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का ना हो। इसका उत्तर होगा आपका विदेशी। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए प्रश्न 4 है, मध्य युग में बड़े बुजुर्गों की सभा जो अपनी जातियों के नियम बनाती थी और उनका पालन करवाती थी, उसे क्या कहा जाता था? उसे जाति पंचायत, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए प्रश्न 5 है हमारा, राजपूतों के पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान कौन करते थे? तो इसका आंसर होगा आपका कवि और चारण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 6 में यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए पहला है, पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रिक्त स्थान में रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले आपका आंसर आएगा पुस्तकालयों, फिर आएगा अभिलेखागारों। सेकंड है, पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। यहाँ पर देखिए वनवासियों जो है इसका राइट आंसर होगा। थर्ड में राइट आंसर होगा आपका जियाउद्दीन वर्नी, है ना। 14वीं शताब्दी के लिखा था इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी, अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखे थे। डी है आपका, मध्यकाल में इतिहासकार सूचना एकत्र करने के लिए शिलालेखों, स्थापत्य कला तथा यहाँ पर राइट आंसर होगा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते थे। ई है, पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाने वाले लिपिक या नकलनविश कहलाते थे। यहाँ पर इसका आपको लिखना है लिपिक और नकलनविश। प्रश्न 7 है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत लिखिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत सिक्के, शिलालेख, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री आदि है। प्रश्न 8 है, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं पर्यावास, ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्रश्न 9, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर होगा आपका 19वीं सदी के मध्य अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 युगों में बांटा है। प्रश्न 10 है, क्षेत्रीय साम्राज्य से क्या आशय है? तो इसको उत्तर आप लिखेंगे, क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, चोल साम्राज्य और तुगलक साम्राज्य इत्यादि। प्रश्न 11 है, अभिलेखागार से क्या आशय? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है अभिलेखागार कहलाता है। अभिलेखागार में तमाम सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे को रिकॉर्ड होता है। प्रश्न 12 है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है? तो उत्तर लिखेंगे, है ना, निम्न समस्याएं आती है। पहला क्या है, पांडुलिपियों की लिखावट समझने में दिक्कत आती थी। दूसरा,
इतिहासकारों को एक ही पांडुलिपि की अनेक प्रतियों को पढ़ना था क्योंकि सभी में काफी अंतर होता था ना। एक ही पांडुलिपि की बहुत सारी प्रति होती थी तो उसमें पढ़ने में काफी अंतर होता था। प्रश्न 13 है 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए, है ना। इनके बीच में क्या क्या अंतर आया है वो आपको लिखना है। तो देखिए इनके बीच में 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में अलग अलग इस समय पर नए प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, है ना। नए नए संसाधनों का विकास हुआ, जैसे सिंचाई में रेहट, कताई में चरखा, युद्ध में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग शुरू हो गया था। यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए थे। प्रश्न 14 हमारा देखिए, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, कैसे समझाएं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको लिख देना है, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया है कि समय सामाजिक और आर्थिक, है ना, जो समाज में किस तरह बदलाव आ रहा है उसको भी दिखलाता है, उसका टाइम से संबंध नहीं है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न 15 है, 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए थे। तो देखिए निम्न विचार व्यक्त किए गए थे, देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, है ना, तो कश्मीरी, गोंडी, अवधी और हिंदवी आदि। अमीर खुसरो ने बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक क्या है, प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, है ना, जो पंडित होते हुए जानते हैं, आम जनता नहीं। पंडित लोग ही आपको मंत्र सुनाते हैं संस्कृत की, है ना। पंडित लोग की संस्कृत पर बहुत ही विशेष पकड़ होती है। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न 16, मध्यकाल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो देखिए लिखना है आपको, निम्न मुख्य धार्मिक परिवर्तन हुए, और ये देखिए आपको सारे पॉइंट आपको लिख देना है। लेकर देखिए इसका उत्तर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपको लिख देना है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न 17 में देखिए हमारा प्रोजेक्ट कार्य है, तो आइए देखते हैं। आपके ग्राम, शहर अथवा जिले की ऐतिहासिक इमारतों के चित्र एकत्रित कीजिए व उनके बारे में निम्नलिखित विवरण लिखिए, है ना। आपके गांव में कोई प्रसिद्ध इमारत होगी, कोई मंदिर होगा, है ना, कोई मूर्ति होगी, तो उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर देनी है। पहला दिया है इमारत का निर्माण कब हुआ। तो देखिए हम अपने तरीके से यहाँ पर आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इमारत का निर्माण 3री सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सेकंड, निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो अशोक द्वारा कराया गया था। थर्ड, इमारत के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया। तो देखिए ईंटों और स्थानीय बालू पत्थर का। चौथा, इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला की गई है ना, जातक कथाएं, यक्ष यक्षिणियों की चित्रकला की गई है। पांचवा, इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है। तो इमारत का उपयोग पर्यटन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा इस तरह यहाँ पर पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो ये आपका पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है राजा और उनके राज्य। तो प्रश्न 1 है दोस्तों हमारा, राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर और गंगईकोंडचुलपुरम। प्रश्न 2 है हमारा, चोल काल में नाडु कहा जाता था, किसे कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा, गावों के समूह को कहा जाता था। इसके बाद में देखिए हमारा प्रश्न 3 है, गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस नगर पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे ना, कौन से नगर के लिए लड़ते रहे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज। प्रश्न 4 है, 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, होज का। प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए, यह कृति किस राजवंश से संबंधित है। उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। तो पहला हमें दिया है, धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में रिक्त स्थान के कामकाज में नियंत्रण हासिल था। इसका राइट आंसर होगा लाडू।
अगला है आपका सबसे शक्तिशाली चोल शासक रिक्त स्थान को माना जाता था। उत्तर होगा आपका राज रज प्रथम। सी है चोल काल में व्यापारियों के संघ को रिक्त स्थान कहते थे, तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है नगरम। डी है तमिलनाडु में रिक्त स्थान वंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए विभिन्न सूचक शब्द मिलते हैं, आंसर आपको लिखना है चोल। ई है 9वीं सदी के मध्य में विजयालय ने रिक्त स्थान शहर और रिक्त स्थान का मंदिर बनवाया, तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है तंजावुर और निशंभु सुदनी देवी। तो ये इस तरह आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट। अब देखिए प्रश्न 7वां है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की थी, तो उत्तर आपको लिखना है 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। इसके बाद में देखिए दोस्तों प्रश्न 8वां है चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था, तो उत्तर है चौहान शासकों का राज्य विस्तार दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा था। प्रश्न 9वां है चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट या फिर प्रमुख क्या था, तो उत्तर चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट प्रमुख था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। प्रश्न 10वां है दोस्तों कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया, तो उत्तर आपको लिखना है कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया गया। अब दोस्तों प्रश्न 11वां है चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अहर्ता थी, तो दोस्तों इसका आंसर देखिए आपको इस तरह यहाँ पर आपको पूरा लिख देना है, याद कर लेना है। अब देखिए प्रश्न 12वां है उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का कौन सा तरीका अपनाया जाता था, तो उत्तर आपको लिखना है ना निम्न तरीके अपना जाते थे। और यहाँ पर आपको देखिए इन सभी 5 पॉइंट को आपको लिख देना है। इसके बाद में दोस्तों प्रश्न 13वां है चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्ति कला की विशेषताएं लिखिए, तो यह रहा दोस्तों इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। इसके बाद में प्रश्न 14 है चालुक्य राजा को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए, तो यह रहा आपके सामने स्क्रीन पर इसका कंप्लीट आंसर। फिर दोस्तों प्रश्न 15वां है हमारा चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी, तो देखिए ये व्यवस्था थी है ना बाढ़ रोकने के लिए तटबंध बनाए गए, पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया है ना, इस तरह की यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई थी। ये सब उत्तर में आपको लिख लेना है। प्रश्न 16वां है चोल कालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर। आपको सभी पॉइंटों को आपको यहाँ पर विधिवत तरीके से आपको लिखते जाना है। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पर हमारा अध्याय 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अध्याय 3 की ओर। अध्याय 3 का नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। तो आइए सबसे पहले हम इसके सही विकल्प वाले प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न 1 है हमारा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज नामक कर किससे संबंधित था, तो उत्तर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर सी कृषि, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है किस इतिहासकार ने कहा था कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मिन्हाज ए सिराज ने कहा था। प्रश्न 3 दोस्तों हमारा भारत आने वाले यात्री इब्न बटूता ले गए भुट्टा है ना, ये कथन आपने सुना हुआ ना, ये बड़ी ही अच्छी व्यंग है ना, इब्न बटूता ले गए भुट्टा का संबंध किस देश से था, तो उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी
अफ्रीका से इब्न बटूता का संबंध था। अब देखिए प्रश्न 4 है हमारा ना, पीडीएफ देखिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्रश्न 4 है हमारा, मध्यकाल में रानी दिद्दा द्वारा शासित क्षेत्र कौन सा था? उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कश्मीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, मोरक्को यात्री इब्न बटूता ने बतलाया कि भारत में सरदार किस इलाके में किले बनाकर नहीं रहते थे? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा मैदानी। अब देखिए प्रश्न 6 में हमें यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है हमारा, तुगलक वंश के बाद रिक्त स्थान पर सैयद और लोधी वंश का शासन रहा। तो यहाँ पर देखिए उत्तर आपको लिखना है दिल्ली और आगरा। बी है, दिल्ली में सर्वप्रथम रिक्त स्थान वंश ने राजधानी स्थापित की। उत्तर होगा आपका यहाँ पर राजपूत। सी है, तोमरों और चौहानों के काल में दिल्ली में रिक्त स्थान के प्रचलन राज्यकाल में थे। उत्तर होगा देहलीवाल। डी है, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना रिक्त स्थान का मुख्य कार्य था। उत्तर होगा मुक्ति। ई है, अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में रिक्त स्थान की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। उत्तर होगा यहाँ पर शेरशाह। इसके बाद में दोस्तों देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हम जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? उत्तर लिखना है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से प्राप्त होती है। प्रश्न 8वां है, रजिया का योग्य होते हुए भी उस सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया? उत्तर, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। रजिया के योग्य होने पर भी दरबारी जान उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया, है ना। मतलब कि उसे स्वतंत्र रूप से शासन नहीं करने देते थे, ठीक है, वे प्रसन्न नहीं थे। 9वां क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलाम को क्यों खरीदा जाता था? उत्तर, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, इसलिए गुलामों को सैनिक सेवा के लिए किया जाता था। प्रश्न 10वां है, मध्यकाल में इक्तदार या मुक्ति को किन तरीकों से नियंत्रित किया जाता था? उत्तर लिखना है, मध्यकाल में इक्तदार या मुक्ति लोगों को नियंत्रण रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। प्रश्न 11वां है दोस्तों, शेरशाह सूरी ने अपना राज्य कैसे स्थापित किया? तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर, पूरा आंसर आपको लिख लेना है बेहतरीन तरीके से। आपको आंसर यहाँ पर दी जा रहा है, कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 12वां है, मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्ति की वर्णी द्वारा क्यों आलोचना की गई? तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर, पूरा आंसर आपको लिख लेना है ना। मोहम्मद तुगलक द्वारा शराब बनाने एवं बेचने वाला बावर्ची तथा मालियो जो कि निम्न वर्ग के निम्न जाति के माने जाते थे, इन सभी को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया गया, है ना, ताकि भेदभाव कम किया जा सके। प्रश्न 13वां है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या समानताएं थी? इन दोनों के शासनकाल में क्या समानता थी हमें लिखना। तो देखिए निम्नलिखित समानता थी, तो देखिए तीनों पॉइंट आपको लिख देना है। हाँ, पहला, प्रशासनिक राजधानी स्थानांतरित की, सैन्य व्यय में वृद्धि की और दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते। अब प्रश्न 14वां है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषता लिखिए। आपको कौन सी एक व्यवस्था महत्वपूर्ण लगती है और क्यों? तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर आपके सामने, पूरा आपको आंसर लिख लेना है अच्छे तरीके से। प्रश्न 15 है, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? तो इसका आंसर देखिए दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख लेना है पूरा। प्रश्न 16 है, शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। तो ये रहा दोस्तों आपको इसका आंसर लिख लेना है पूरे, है ना।
ये रहा इसका आंसर, आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेना। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अध्याय 4 की, और अध्याय 4 का नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। तो प्रश्न एक हमारा, अकबर के शासनकाल में टोडर माल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। तो किसकी व्यवस्था देखी जाती थी? राजस्व की। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 2, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न तीसरा है, अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण कहाँ कराएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फतेहपुर सीकरी में। प्रश्न 4, भारत में युद्धों में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किस शताब्दी में शुरू हुआ था? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 14वीं। प्रश्न 5वां है, मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि? तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। अब देखिए प्रश्न 6 में यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, बाबर ने केवल रिक्त स्थान वर्ष की उम्र में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। करेक्ट आंसर होगा 12। बी है, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह रिक्त स्थान के लिए। उत्तर होगा मनसबदार। तीसरा है, अकबर का करीबी मित्र और दरबारी कौन था? अबुल फजला। डी है, मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप रिक्त स्थान समृद्धि में वृद्धि हुई। उत्तर होगा, लिखना है आपको आर्थिक और वाणिज्यिक। 5वां है, जहांगीर द्वारा नूरजहां के सम्मान में जारी सिक्के रिक्त स्थान धातु के थे। उत्तर लिखना आपको चांदी। प्रश्न 7वां है, मुगल कौन थे? उत्तर, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान एवं पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। प्रश्न 8वां है, बाबर द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था? उत्तर, बाबर ने 5वें आक्रमण में उसने दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी को अप्रैल 1556 ईस्वी में पानी के प्रथम युद्ध में परास्त किया। प्रश्न 9वां, अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम क्या है? तो उत्तर है, अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरों और राजस्व का सांख्यिकी विवरण आदि। प्रश्न 10वां है, मनसबदार से क्या आशय है? लिखिए। उत्तर, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न 11वां है, अकबर की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 मुख्य बातें लिखिए। तो ये आपको इसका उत्तर लिख लेना है पूरा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न 12वां है, दिए गए लघु चित्र में क्या दर्शाया गया है? लिखिए। तो ये इसका आंसर आपको पूरा लिख लेना है ना। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए दिखाया गया है। 13वां है, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है? तो ये इसका आंसर आपको पूरा लिख देना है। प्रश्न 14, अकबर को प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता लिखिए। तो ये देखिए आपको इसका आंसर लिख देना है। प्रश्न 15वां, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। तो इसको उत्तर देखिए आपको पूरा लिख देना है आंसर, यहां से लेकर यहां तक। प्रश्न 16 है, अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए। तो इसका आंसर आपको देखिए यहां तक लिख देना है पूरा। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अध्याय 5 की ओर। अध्याय 5 का नाम है जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो सबसे पहले हम इसके सही विकल्प वाले प्रश्न को उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1 है, हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने का व्यापार किस राज्य द्वारा किया जाता था? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गढ़कटंगा। इसके बाद में प्रश्न दूसरा है, स्थानांतरित कृषि कहाँ की जाती है? तो उत्तर आपको लिखना है जगह बदल बदल कर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है, 1565 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया था? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डी आसिफ खान। प्रश्न 4 है, गढ़कटंगा के गांड
देखिए यहाँ पर आपको इसका गलत अर्थ नहीं लेना है, कुछ मिस्टेक यहाँ पर हो गई हो, है ना। राज्य में 70,000 गांव थे, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अकबरनामा में। प्रश्न 5वां है, अहम लोगों ने किस फसल की खेती में नए नए प्रयोग किए? उत्तर आपको लिखना है चावल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न 6 में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है, प्रत्येक जनजाति के लोग रिक्त स्थान के बंधन से जुड़े होते थे। उत्तर होगा नातेदारी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए रिक्त स्थान का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर आपको लिखना है वाचिक परंपरा। सी है, बलोच रिक्त स्थान क्षेत्र में एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी। उत्तर आपको लिख देना है उत्तर पश्चिम। डी है, अकबर के प्रसिद्ध सेनापति रिक्त स्थान है 1591 में चेर लोगों पर हमला किया। उत्तर आपको लिखना है मानसी। ई है, बंजारा लोग व्यापारी और खनाबदोश थे, उनका कारोबार रिक्त स्थान कहलाता था। उत्तर आपको लिख देना है टांडा। प्रश्न 7 है, मुगलों द्वारा अहम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था? उत्तर लिखना है 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुर से सामना करने के बावजूद अहम लोगों की पराजय हुई। प्रश्न 8, जनजातियां अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती थी? उत्तर, जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहती थी। खानाबदोश यानी क्या होता है ना, खानाबदोश जो होते हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। प्रश्न 9 है, अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? उत्तर, पाई कहलाते थे, है ना। प्रश्न 10 है, खानाबदोश किसे कहा गया है ना। खानाबदोश जो है घुमंतु लोग होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को घूमते रहते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपने रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर होता था। प्रश्न 11 है, रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की वागडोर क्यों संभालनी पड़ी? तो ये रहा इसका आंसर, आपको लिख लेना है। प्रश्न 12 है, स्थानांतरित कृषि किस प्रकार की जाती है? तो ये देखिए इसका आंसर आपको इस तरह लिख देना है। पूरा आंसर आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। इसके बाद में हमारा प्रश्न 13वां है, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां क्यों उभरने लगी थी? तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न 14 है, जहांगीर ने अपने आसमान में बाजारों के बारे में क्या लिखा है? तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। इसके बाद प्रश्न 15 है, गढ़कटंगा एक समृद्धिशाली राज्य क्यों था, समझाइए। तो ये रहा इसका उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर। पूरा उत्तर आपको लिख लेना। बहुत ही आपको शॉर्ट आंसर दिया जा रहा है, सटीक तरीके से आपको आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, गुण और अहम समुदाय को सामाजिक व्यवस्था की तुलना की जाए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह आपको तुलना करनी है। पहले आपको गुण के बारे में लिखना है और फिर अहम के बारे में हमने लिख दिया। तो देखिए इस तरह हमने यहाँ पर देखिए इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 से लेकर 5 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।